है कहाँ कलम की धनी आज इस दुनिया में, जिसको देखो वह कलम बेचता फिरता है। जब कलम गुलामी की सूली पर चढ़ती है तो आज़ादी की आंखों से लोहो गिरता है। यानी कि कलम का सौदा हो चुका है। नेताओं का गुण है ना कि उनमें नैतिकता नहीं होती है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको बुद्धिजीवी कहा जाता है, आपको श्रेणी में रखा राजनीति जाता के है। क्षेत्र में ले चलते हैं। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं से एक खबर इस समय दुनिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही। बनारस वाले मिश्रा मिश्रा जी को जितना मैं जानता हूँ कि वही जो दिल है वही जुबां पे है, बंदा दोस्तों प्रणाम। एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत। बंधन फ्रेम में बिल्कुल युवा चेहरा दिख रहा है और इंटरव्यू युवा फेस के साथ कहते हैं तरुलाई की एक स्मित पल्लव से युग का इतिहास बदलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कोई पढ़ा लिखा विद्वान पर्सन अगर बैठ करके साथ में डिस्कशन करता है तो बात करने का मज़ा ही अलग होता है। ऐसे में आप राम आशीष पाल जी मेरे साथ हैं, आशीष पाल जी मेरे साथ हैं, और ये आप पत्रकारिता के छात्र रहे पूर्वांचल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, आज भी लगातार कंटिन्यूटली आपकी पढ़ाई जारी है। आइए आपसे बातचीत का अंश आपके बीच में छोड़ते हैं, कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। जी स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद संतोष जी। आशीष जी कैसे हैं? शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जिंदाबाद। पढ़ाई लिखाई क्या हाल चाल है? पढ़ाई बढ़िया चल रही है, एग्ज़ाम है 17 से। हाँ, मैं चाहूँगा आप काफ़ी दिनों के बाद मेरे हाथ लगे हैं। बहुत प्रयास के बाद बहुत बार प्रयास किया, और इसकी वजह क्या है कि मुझे आपकी एक कविता 2 लाइन याद रही चमारों की गली में। जब आप पूरी कविता मुझे ज़बानी बोल दिए मेरे सामने, तब से मेरी निगाह में आप चढ़े थे कि मुझे आशीष जी से मिलना है। तमाम मुद्दों पर जब मैं देखता हूँ कि आशीष कोई बात रखते हैं तो लगता है कि हाँ किसी वास्तव में जीनियस पर्सन से सुन रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, बड़ी खुशी मिलती है। आज किस मुद्दे पर दर्शकों से आपसे बातचीत किया जाए? मैं पहले आपसे खुद चाहता हूँ कि मुद्दा दीजिए आप, जिस मुद्दे पर हम आप बात करें। एक तो आशीष जो है वो छोटी मोटी रचनाएं करता है, तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए भी हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उस पर राय व्यक्त की जाए और हम क्या सोच रहे हैं और क्या बेहतर हो सकता है समाज के लिए। आजकल तो आप देख रहे हैं कि देश में किस तरीके का माहौल है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है वो नैतिक जिम्मेदारी यह है कि हम इसको उसी तरीके से ठीक पटरी पर लेके जाएं, क्योंकि हम पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं। और कहा जाता है कि जो कलम सरीखे टूट गए पर बिके नहीं, उनके आगे यह दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची न गई वह तो मसाल की तरह उठाई जाती है कहाँ कलम की धनी आज इस दुनिया में, जिसको देखो वह कलम बेचता फिरता है। जब कलम गुलामी की सूली पर चढ़ती है तो आज़ादी की आंखों से लोहो गिरता है। यानी कि कलम का सौदा हो चुका है। क्या बात। जो पत्रकार हैं, और एक यहीं जौनपुर के आप जगह के एक जगह है, एक गांव है, वहाँ के एक शायर हैं, उनकी चंद लाइनें मुझे याद हैं। फिर कहता हूँ कि उनकी पंक्तियों से शुरू करता हूँ। और वो अब्बास कमर जी कहते हैं, उनकी लाइन बड़ी अच्छी फेमस है, इन दिनों आप देखते होंगे, और ख़ास करके कटाक्ष इन्हीं कलमकारों या पत्रकारों के लिए है जिन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि समाज को नई दिशा और दशा या समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसको ठीक तरीके से कैसे रखा जाए। और वो कहते हैं कि सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। और उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ, जिल्ले इलाही यानी शासक, सरकार, राजा, तो उफ तलक करते नहीं जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार पसंद है, दरबारी हैं आप। तो ये आपको दरबार पसंद है, दरबारी हैं आप। यह उन्हीं पत्रकारों के लिए है जो आजकल जिन्हें सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया, और दूसरी तरफ एक तरफ उनको कोई दलाल कहता है तो दूसरी तरफ चमचा, यानी कि जो बीच की पत्रकारिता रही जो जनता के हित के लिए है वो वाली पत्रकारिता समाज से, देश से गायब है। लोकतंत्र को चौथा स्तंभ कहा, लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और पत्रकारों की स्थिति ऐसी कि आप देखते होंगे कि 2 ही पार्ट हैं, और खित्तों में बंटने की जो वो है, अब आपको बंटना भी नहीं है। यानी कि या तो आप लाइन के उस तरफ रहें या फिर लाइन के इस तरफ रहें। अगर आप उनके हैं तो इनकी नज़र में है, इनके हैं तो उनकी नज़र में है। लेकिन
जो जनता की पत्रकारिता है वो नगण्य है, वो गायब है। और उसी का प्रयास करने की, उसी के लिए प्रयास करने की कोशिश है कि आगे चल कर के उस पत्रकारिता को ज़िंदा रखा जाए, काम किया जाए। अभी पढ़ाई कंप्लीट होगी, फील्ड में आऊँगा, हो सकता है कि कहीं जाऊँ किसी चैनल में, लेकिन चैनल का हाल देखने के बाद तो मन नहीं करता कि किसी और चैनल में काम किया जाए। फिर आकर के ग्रामीण पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता की, कृषकों की समस्या क्या है, खाद बीज उनको उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, किस तरीके की, उस पर काम करना है। जैसे गांव में उद्यम कैसे लगे, जो कर रहे हैं उनसे लोग मोटिवेट कैसे हों, गांव के आशीष जी, ये तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि जहाँ लोग पढ़ करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, लोग एक बड़ा मुहिम, एक बड़ा विज़न देख रहे हैं, बड़ा सपना देख रहे हैं। वहीं अगर आप परिवार से पैसा पा रहे हैं, फैसिलिटी पा रहे हैं और अच्छी सी सुविधा पा रहे हैं, फिर आपने और पत्रकारिता की स्थिति को आप जान भी रहे हैं कि पत्रकारिता यानी कलम बिक चुकी है। ऐसे में आपने पत्रकारिता पढ़ लेने का या पत्रकारिता करने का ये क्यों दिमाग में आपके उठा कि मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, मैंने टीडी कॉलेज ग्रेजुएशन मेरा फर्स्ट ईयर था, मैंने बीए वहाँ एडमिशन एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। तो उस वक्त मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश, मेडिवल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, 3 सब सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैं सोच भी रहा था, कई बार ऐसा होता था कि जो ज़िले लेवल के या कहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने कंपटीशन हुआ करते थे, वो जीके वगैरह के, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। कभी सेकंड, कभी थर्ड स्थान रहा जौनपुर में। तो उस वक्त घर वालों को भी और पास पड़ोसियों को भी ये लगता था कि भाई पढ़ लिख जाएगा तो अच्छा कुछ करेगा। सब ने पूरी फैसिलिटीज़ दी कि क्या करना है। लेकिन एक चीज़ जो रही ना, मैं चिंतन करता था, मैं सोचता था हर एक चीज़ पर। तब से सोच रहा हूँ कि क्या है। और फिर मुझे लगा कि आईएएस बन गया तो क्या करूँगा, बहुत बना, डीएम बना, अपने तरीके से क्या कर सकता हूँ एक ज़िले के सेवा के सिवा। लेकिन असली जो ताकत है वो सत्ता में है, और उस सत्ता को भी जो ठीक कर दे वो पत्रकारों का काम है। वो नेताओं को भी सच में एजेंडा सेटिंग का काम तो पत्रकार ही तो करते हैं, लेकिन आजकल उनसे करवाया जाता है। बस इतना ही बदला है इन 10 सालों में कि पहले जो मीडिया थी वो एजेंडा निर्धारित करती थी कि क्या समस्या है जनता की, उस तरीके से एजेंडे बनाए जाते थे। और उस पर जब चुनावी वादा होता था सरकार का या कोई विपक्ष का, वो सब जब चुनावी घोषणा करते थे तो उनका जो मैनिफेस्टो बनता था उसमें वो जनता के मुद्दे शामिल हुआ करते थे। आज 10 सालों में ऐसे ऐसे एजेंडे बनाए गए हैं कि अब जनता की बात नहीं होती, वो तो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं। तो सच में मानवता जिंदा रहे, आपसी भाईचारा और प्रेम जिंदा रहे, उस पर काम करना है। और पत्रकारों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को जिंदा रखें। आप देखते होंगे कि किस तरीके के थंबनेल लग रहे हैं, किस तरीके से खबरें चल रही हैं। एक भी डिबेट कभी ना महंगाई पर, ना कभी बेरोजगारी पर, इस पर आप देखते होंगे कभी चर्चा। अच्छा, जो मान लीजिए जो बड़े पत्रकार हैं उनकी बात छोड़िए, जो छोटे छोटे यूट्यूबर अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में माइक लेके दौड़ रहे हैं, इन्हें क्या कहना चाहेंगे, जिनके पास कोई तजुर्बा, तहजीब नहीं है, कोई तरीका नहीं है, फिर भी कहाँ क्या बोलते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इनके लिए भी कुछ समझाना चाहेंगे? देखिए, जो यूट्यूबर हैं भैया, वो वेल ट्रेंड नहीं है, वो नहीं सीख कर आए हैं, लेकिन फील्ड में सीखेंगे, वो धीरे धीरे तो सीखेंगे। कोई तो सीख कर आया नहीं है, यहीं करते करते सब सीखते हैं। लेकिन जो आपका नैतिक पक्ष है, अगर वो कमज़ोर है तो फिर आप ज़िंदगी भर नहीं सीख सकते। आप पत्रकारिता की पढ़ाई कर लीजिए, कहीं से करके आइए, आईएएमसी से पढ़ के आ जाइए, एमसीयू से पढ़ के आ जाइए, नैतिकता से समझौता आपने कर लिया। वो तो नेताओं का गुण है ना कि उनमें नैतिकता नहीं होती है। लेकिन आप पत्रकार हैं, आपको बुद्धिजीवी कहा जाता है, आपको श्रेणी में रखा जाता है कि आपका नैतिक पक्ष बहुत मजबूत है। किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, तो कम से कम आप उनकी आवाज़ तो बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ अब नहीं है। एक बड़ा नाम आता है, बनारस ले चलते हैं, आपको थोड़ी सी राजनीति के क्षेत्र में ले चलते हैं। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वहीं से एक खबर इस समय दुनिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रही, बनारस वाले मिश्रा जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मिश्रा जी का पक्ष है, आपकी नज़र में सही है, गलत है, कैसे हैं मिश्रा जी? मिश्रा जी से मैं 3 बार मिला हूँ, और बनारस वाले मिश्रा जी की जो पृष्ठभूमि रही है वो राजनीतिक रही है। वो पहले से छात्र नेता रहे, वो कांग्रेस को अपनी सेवा दे चुके हैं, वो AIMIM से भी चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद वो अपना दल कमेरावादी से भी, उसके भी सदस्य रहे, अब समाजवादी पार्टी में हैं।
आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मिश्रा जी को, जितना मैं जानता हूँ कि वही जो दिल है वही जुबां पे है। बंदा क्लीन हार्टेड है, यानी कि जो दिल में है वही जुबां पे है, वही बोलेगा जो दिल में है, जो फील करता है। वो अपने ही समाज को, कई बार आप देखते होंगे बड़े नेता को वो टारगेट कर लेते हैं और गालियां देने लगते हैं। उनका लहजा थोड़ा सा वैसा हो सकता है, हालांकि स्वीकार्य नहीं है, एक नेता के तौर पर तो यह स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वह जो है ना, जो मन में है जज्बात जो है, हाँ, वो उभर करके जब आता है तो फिर इस तरीके के शब्द निकलते हैं। हालांकि मैं उनका समर्थन इस मामले में नहीं करूंगा, क्योंकि यह उनके साथ जो हुआ, अभी मैंने बताया कि चाकूबारी हो गई उनके साथ जो है। हाँ, अब चाकू की बात करते हैं, चाकूबारी हो गई। एक करड़ी सेना है, करड़ी सेना एक तरीके से क्षत्रियों का एक समूह है, और ऐसे ही मुद्दों पर जब क्षत्रियों की या महापुरुषों की बात आए उस पर वो आगे आते हैं, लेकिन सबके महापुरुषों की के लिए वो आगे नहीं आते। उनके समाज के ही किसी का कुछ हो जाए तो करड़ी सेना आगे आती है। महाराणा सांगा पर आपने देखा कि राज्यसभा सांसद लालजी सुमन ने बात कही, और उन्होंने कहा कि जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो बाबर की औलाद मुसलमानों को कह के संबोधित करते हैं, तो ऐसे में तो तुम भी गद्दार महाराणा सांगा के वंशज हो। उनका कहना इस सिर्फ ऐसा थोड़ी था कि उन्होंने सबको कह दिया, सारे क्षत्रियों को कह दिया। उनका कहना था उस राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के लिए। वो उन्होंने जो बात कही वो बीजेपी वालों के लिए था, क्योंकि यही तो प्रमाण मांगते हैं ना मुसलमानों से, कि तुम प्रमाण दो कि तुम हिंदुस्तानी हो। और बस उसी पर भाई उन्होंने बोला था, कुकर्मी सेना बोल दिया करड़ी सेना को। हाँ, मिश्रा जी ने, यह गलत था, यह नहीं बोलना चाहिए था। और लेकिन यह भी उतना ही गलत है जिस तरीके से हमला किया गया। लोकतंत्र में किसी पर इस तरीके से हमला कोई तो नहीं कर सकता है। भाई आप बातचीत कर लेते, आप केस दर्ज करते, भाई उस पर सुनवाई होती, फिर कोर्ट जो करता आप ही वही है कि तो फिर तो लोकतंत्र नहीं है, ना ही संविधान है देश में कि आपको ही सब कुछ कर लेना है। यह जो सामंतवादी हैं यह अब भी दिखा रहे हैं कि इसके पहले हमने जो शासन किया है उसी को हम फिर से लाना चाहते हैं और उसको हम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। यह समझना पड़ेगा पीडीए समाज को। 85-15 की जो लड़ाई है, अखिलेश यादव मुझे लगा कि बहुजनों के नेता हैं, अब तक नहीं लगता था। इस बार टिकट बंटवारा जिस तरीके से किया, अब लग रहा है कि ये बहुजन की लड़ाई लड़ने के योग्य हो गए हैं, और अब सारे समाज के लोगों को उनका साथ देना भी चाहिए। और यह बहुत निंदनीय कृत्य था कि उन पर हमला हुआ, लालजी सुमन। बताइए कैसे इस लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कि जुबान काट लेंगे, हड्डी तोड़ देंगे, जान से मार देंगे। अखिलेश यादव को कोई पिस्टल से मार देने की और गोली से मार देने की बात करेगा इस लोकतंत्र में? यानी ये सब मिला करके सरासर गलत हुआ है जो बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हुआ। आइए एक छोटी सी और चर्चा मैं करूँगा चलते चलाते। मैं चाहूँगा कोई एक प्यारी सी कविता जो वास्तव में मानव हृदय स्पर्शी हो, जो मानव समाज के लिए हो। देखिए, अदम गोंडवी की कविता की बात आप कर रहे थे, चमारों की गली। और अदम गोंडवी जो थे वो भी एक क्षत्रिय थे, एक ठाकुर थे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एक ठाकुर के खिलाफ लिख रहा है तो क्यों? अदम गोंडवी भाई पोएटिक नेम था उनका, अदम गोंडवी। हालांकि वो एक ठाकुर थे और गोंडा के रहने वाले थे। अदम गोंडवी ने जब वह रचना की, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। और जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। अब अदम गोंडवी की इसी तरीके की और रचनाएं हैं। पॉलिटिकल जो नेता रहे हैं उस वक्त तो वो बहुत वार ये है, मतलब सब पर नस्तर और एक रचना उनकी, कोई एक दो रचना और हो इस तरह से उनकी तमाम रचनाएं हैं। और नेताओं एक तो बड़ी अच्छी चीज़ कि जो नेता वादा करते हैं और फिर कहते हैं कि काम किया है, काम सिर्फ वही होता है कि कागजों में होता है। रचनाएं तो 20 हैं और सबको सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है, बिल्कुल, बच्चा लाल उन्मेष की जो कविता है,
दलित चिंतक के रूप में इन सबको जाना जाता है। इन सबकी कविताएं आपको सुनाऊंगा। लेकिन भैया एक चीज़ बताता हूँ, पत्रकारिता की बात हो रही है तो अब भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं कि क्या है, फील कैसे करता है इंसान। आप देखते होंगे कि जब आप पत्रकारिता करने जाते हैं, यहाँ भी बहुत जातिवाद है। बड़े पत्रकारों की बात करें, 90% तो अकेले ब्राह्मण हैं। आपकी आवाज़ वो बनेंगे? जिसने आपको पूरी ज़िंदगी सप्रेस किया है वो आपकी आवाज़ बनेंगे? जिसने आपको दबाया है वो आपकी आवाज़ कैसे बनेंगे? आज आपने देखा, परसों की बात है, प्रयागराज में एक दलित लड़का, युवक, क्षत्रिय समाज के कुछ लोग उसके साथ जाते हैं। वो मजदूर था। कहते हैं कि भाई गेहूँ ढोना है। पहले उसको शराब पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं, दोनों नशे में हो जाते हैं। भैया नशे में होने के बाद तो इंसान फिर उसका मेंटल स्टेट क्या है किसी को कुछ पता नहीं। और उसने रिप्लाई किया, वो उसको गालियाँ बकने लगे, उसने भी गालियाँ दी। गेहूँ ढोने से मना किया तो हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद प्रयास यह था कि लाश को किस तरीके से यहीं दफन कर दिया जाए, गड्ढे खोदकर। वो जुगाड़ जब नहीं लगा तो लाश को जला दिया गया। क्या कहेंगे? उसके एक दिन बाद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है और देश के गृह मंत्री जब यह कहते हो संसद में कि अम्बेडकर 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 कहने से इतना नाम लिया जाता है, अगर इतना नाम किसी और का लिया गया होता तो उद्धार हो गया होता, भगवान प्राप्त हो गए होते। और कल देखा ट्विटर पर उनका एक पोस्ट पड़ा था, इतनी बार अम्बेडकर लिखे हैं कि पूछिए मत। तो यह संविधान की ही तो ताकत है कि आज आप डेली गाली दे लो बाबा साहब को, डेली दो, देते रहो, दिन रात 24 घंटे गालियाँ बको। साल के 365 दिन में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। आप अपनी जाएंगे, चरण वंदना करेंगे और हाथ जोड़कर खड़े होंगे और मन ही मन कहेंगे कि आज मैं गृह मंत्री हूँ तो आपकी वजह से हूँ। ये तो कोई बनिया बन जाता देश का प्रधानमंत्री। आज वो अपने आप को अगड़े में शामिल करते हैं, ओबीसी समाज में ही आते हैं, तो बन जाता कोई बनिया प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। मैं चाहूँगा आशीष जी, इस वीडियो को यही रोकना चाहूँगा। अगली वीडियो जल्दी से आपकी मैं प्रसारित करूँगा, लेकिन चलते चलाते 4 लाइन की कोई एक छोटी सी कविता और किसी की इसी पर सुनाता हूँ जी। और आदम गोंडवी साहब की कविता के बाद फिर आगे लेकर चलूँगा। और बच्चा लाल उन्मेष की कौन जात हो साहब, दलित है साहब, सब सुनाऊँगा क्योंकि मैं इस विचारधारा से बड़ा प्रभावित हूँ। भाई आप पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे अपने लिए, आज हम अगर मजबूत हुए तो अपने भाइयों के साथ क्यों ना खड़े हों, हमारा संगठन क्यों ना बने, हम भी अपना आएँ और मीडिया में काम करें। हमें बहुत देखिए कृषि पत्रकारिता करना है, लेकिन अपने समाज को, अपने इस 85% वालों को जगाना है। यह ध्येय है कि यह तो करना है। आइए, लेकिन किसी की भावना को आहत भी नहीं करना है। बिल्कुल, हम किसी की भावना को आहत करने के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। आइए एक 4 लाइन की छोटी सी कविता और देते हैं इस वीडियो को विराम। जी बिल्कुल, आदम गोंडवी की वही कविता सुनाता हूँ जी। आइए महसूस करिए, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। और जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, सामने से आ रही है हर खुआ की छोकरी, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल तलक वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल तलक वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हर को गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत, चल रही थी चंद के आयाम को देती दिशा, मैं उसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। ये जिस मोनालिसा का जिक्र आज हो रहा है ना, सोचिएगा आदम गोंडवी साहब ने इस मोनालिसा को अपनी चमारों की गली वाली कविता में कितना दिन पहले डाल दिया था। दोस्तों फिर मिलते हैं जो है अगली किसी और कविता के साथ, पुनः आशीष जी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।